बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। IFRS 16 की ही सीरीज़ में इस नेक्स्ट लेक्चर की इब्तिदा करते हैं, जिसके अंदर हम बुनियादी तौर पर लेसर के चेंजेस को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपको IFRS 16 के बेसिक्स पढ़ाए, फिर मैंने आपको लेसी के चेंजेस कराए, और अब हम इंशाअल्लाह लेसर के चेंजेस की जानिब बढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। लेसर के चेंजेस में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जी अगर लेसर एक फाइनेंस लीज होती है उसकी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड ने 5 किस्म के चेंजेस को डिस्कस किया है। ऐसे चेंज जिसमें एक न्यू लीज बन जाती है, ऐसे चेंज जिसमें ECL एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस एज पर IFRS 9 आते हैं। हो सकता है ना, क्योंकि लीज रिसीवेबल भी तो आपका एक रिसीवेबल है ना, और अगर लेसी इंस्टॉलमेंट ना दे, इंस्टॉलमेंट देने से इनकारी हो जाए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बैड हो जाए, तो ECL आ सकता है। UGRV के चेंजेस, एग्जिस्टिंग लीज अगर चेंज होकर ऑपरेटिंग लीज बन जाए, यानी कि फाइनेंस लीज है अभी, ये चेंज होकर क्या बन जाए, ऑपरेटिंग लीज। और अगर एग्जिस्टिंग लीज में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि वो फाइनेंस लीज ही रहे, यानी कि उसकी टाइप चेंज ना हो। 5 किस्म के चेंजेस हैं जिनको स्टैंडर्ड ने डिटेल में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम सारे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर लेसर की कोई ऑपरेटिंग लीज है मौजूदा, उसमें कोई चेंजेस आते हैं। उसमें भी 2 किस्म के चेंजेस स्टैंडर्ड ने डिस्कस किए। एक वो कहता है कि वो चेंज होकर बन जाए ऑपरेटिंग से फाइनेंस, चेंज होकर क्या बन जाए, ऑपरेटिंग से फाइनेंस लीज। और दूसरा स्टैंडर्ड ने डिस्कस किया है, अगर वो रिमेन करती है, रहती है एज एन ऑपरेटिंग लीज, यानी कि उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं कि पहले भी ऑपरेटिंग थी, बाद में भी ऑपरेटिंग है, लीज की टाइप चेंज नहीं होती, बट देर आर स्टिल चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द लीज, देर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द लीज। इस किस्म की चीज़ें इस लेक्चर के दौरान हम 2 एग्जाम्पल्स को रेफ़र करेंगे। एक एग्जाम्पल 10 है और एक एग्जाम्पल 13 है आपके नोट्स की, जो कि दोनों पेज 34 ऑफ योर नोट्स पर दी हुई हैं। तो आपने वो अपने सामने खोल कर रखना है, पेज 34 ऑफ द नोट्स प्लीज़ सब लोगों ने। और फिर हम बहुत सी क्लास एग्जाम्पल्स बनाएंगे और उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत सी क्लास एग्जाम्पल्स बनाएंगे डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं लेसर की चेंजेस क्या हैं। लेसर की चेंजेस से क्या मुराद है, राइट? लेसर के चेंजेस से मुराद है कि जैसे लेसी के सारे चेंजेस आपको कराए थे ना, ऐसे ही लेसर के जरा मुझे बनवाइए टेबल कैसे बनेगा, लेसर के चेंजेस का टेबल कैसे बनेगा। बनवाइए जी, कैसे बनेगा लेसर के चेंजेस का टेबल। पहले तो हम बात करते हैं कि ये फाइनेंस लीज है, मौजूदा तौर पे लेसर की कौन सी लीज है, ये फाइनेंस लीज है। जी, एक साइड पे चेंज इन एस्टीमेट आएगा, दूसरे साइड पे लीज मॉडिफिकेशन आएगी। अब आपको पता है चेंज इन एस्टीमेट और मॉडिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है, इसके आप एक्सपर्ट हो गए हैं। अब आप चाहें तो अपनी सीवीज पे भी लिख सकते हैं, ये एक्सपर्ट इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन चेंज इन एस्टीमेट एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है। और चेंज इन एस्टीमेट में एसेंशियली आपको याद होगा कि लेसी के केस में 2 थे, रूटीन एंड नॉन रूटीन, ऐसे ही है ना। लेसर के केस में जिंदगी आसान है, देयर इज नो रूटीन नॉन रूटीन डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। अगेन मेरे नज़दीक ये एक अजीब बात है, बट स्टैंडर्ड ने ऐसे किया हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी अकाउंटिंग की, बट स्टैंडर्ड ने ऐसे किया हुआ है। अच्छा जी, चेंज इन एस्टीमेट के हवाले से क्या कहता है, कहता है अप्लाई IFRS 9। अप्लाई IFRS 9। अच्छा, इसका क्या मतलब है अप्लाई IFRS 9 का, और से सुनिएगा जी। मैं क्विक एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें हमने लेसर के तौर पे हमने एक एसेट लीज किया फॉर 9 years on 1st January 2019,
एसिड की जो लाइफ है वो है फर्ज करें 10 ईयर्स, ठीक। जो IRIL हमने बनाया से बनाया 10%। लीज रेंटल्स थे से 10 मिलियन पर एनम इन एरियर्स। ठीक है जी। लीज में लिखा हुआ था कि रेंटल्स विल ग्रो बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल के बाद रेंटल ग्रो करेंगे। अच्छा जी, अच्छी बात है। पता ये चला कि फर्स्ट 3 ईयर्स की जो इन्फ्लेशन है, फर्स्ट, या हम ऐसे कर देते हैं कि पता ये चला कि 1 जनवरी 19 पे जो हमारा CPI था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, वो था 130। और 1 जनवरी 19, 20, 21, 22, 22 पे जो CPI था वो था 150 से, फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। अब आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? IFRS 16 कहता है IFRS 9 अप्लाई करें। अच्छा, फिर हमें जाके देखना होगा IFRS 9 क्या कहता है। याद है जी, एमोटाइज्ड कॉस्ट रिसीवेबल्स में, एमोटाइज्ड कॉस्ट रिसीवेबल्स में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चेंज आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप जो भी मौजूदा डिस्काउंट रेट होता है, आप उसकी बेसिस पे एस्टिमेट कर लेते हैं कि आपको कितने पैसे ज़्यादा या कितने पैसे कम मिल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं 1 जनवरी 19 को लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड कितना होगा? जल्दी से ये बताएं सब लोग। लीज रिसीवेबल टू एसेट, ये एंट्री बताएं कितनी होगी जल्दी से। 10 मिलियन 1.10 रेज टू पावर -9 ओवर 0.10, ऐसे ही है, यही बनता है ना। सो ये 58 बन रहा है लीज रिसीवेबल। ठीक है, अब क्या होगा? लीज रिसीवेबल जो है 1 जनवरी 2022 पे कितना होगा हमारा, यही वाला लीज रिसीवेबल? ये होगा 10 इंटू 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 19 की एंड की पेमेंट हुई होगी, 20 और 21 की एंड की पेमेंट हुई होगी, तो ये रेज टू पावर -6 हो जाएगा ना, ओवर 0.10, है ना। बनाए कितना होगा? करंटली 44 बनता है। तो ये लीज रिसीवेबल आप चाहो तो आप इसे वो टेबल से भी बना सकते हो। मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि आप टेबल से बनाने के बजाय टेबल 3 साल तक चलाते रहोगे, उससे बेहतर है हम 1 जनवरी 2022 का सीधा सीधा लीज रिसीवेबल वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एसेंशियली इस 44 को रीमेजर करेंगे हम इन द फॉलोइंग मैनर। देखिएगा प्लीज। अब मेरा जो लीज रेंटल है वो 10 नहीं है, वो हो गया 150 इंटू 10 इंटू 150 बाई 130। कितना बनता है बताएं जल्दी से? 11.5 पहली चीज। 11.5 इंटू 1 माइनस 1.10, रेट वही यूज किया जो शुरू से मेरा IRIL है, रेज टू पावर -6 ओवर 0.10, यानी कि वही रेट यूज करके सिर्फ कैश फ्लोज बदल दिए। चेक किया आपने? क्या बनता है जी? 50 का लीज रिसीवेबल बनता है, ऐसे ही है। 50 का लीज रिसीवेबल बनता है ना। सो 44 का लीज रिसीवेबल को आपने बनाना है 50। आप क्या करेंगे? आप करेंगे लीज रिसीवेबल डेबिट, PNL क्रेडिट।
6, क्योंकि ये यही तरीका कार बताया गया है IFRS 9 में, हाँ या ना? बोलें। सो आप सिंपली लीज रिसीवेबल को 44 से उठा के 50 पे ले जाएंगे, जो भी गेन या लॉस होगा उसको P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। इसी तरह कोई भी और चेंज इन एस्टीमेट हो तो आपने यही काम करना है। आपने वही IRIL के ऊपर जो है उसे एसेंशियली, इधर क्या हमारा टेबल, ये आपने उसी IRIL के ऊपर आपने उसे प्रेजेंट वैल्यू कर लेना है और IFRS 9 अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक मैंने एग्जांपल आपको मजीद करानी है, इसके अलावा वो है गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ लीज। गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ लीज, UGRV जब चेंज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको एक चीज बतानी है। थोड़ी देर में देखते हैं, बाद में देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है जी। अच्छा, मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं। अब ये दो तरह की हो सकती है, एक इंक्रीज इन स्कोप हो सकता है और दूसरा डिक्रीज स्कोप हो सकता है, वो आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हैं। अच्छा, इंक्रीज इन स्कोप के लिए क्या अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं, यही वाली, सॉरी ये नहीं, यही वाली मिसाल दे देता हूं और आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह आसान होगा उसको वर्कआउट करना। फर्ज करें आपकी लीज को 9 ईयर्स से बढ़ा के, इसीलिए मैंने 9 ईयर्स किया था, 9 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया जाता है। 9 ईयर्स से बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 10 ईयर्स कर दिया जाता है। से देखिएगा जी प्लीज, सब लोग यहां देखिएगा प्लीज। 1 जनवरी 2023 को लीज को 9 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया, तो इज दिस एन इंक्रीज इन स्कोप और नॉट? इट्स एन इंक्रीज इन स्कोप। यस। क्या करें? स्टैंडर्ड कहता है बड़ा आसान है, आप पहले वर्कआउट करें 1 जनवरी 2023 को आपका लीज रिसीवेबल बनता कितना है? लीज रिसीवेबल कितना बनता है? आपका लीज रिसीवेबल बनता होगा 11.5 इंटू 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -5 ओवर 0.10। ऐसे ही है ना? ये देख रहे हैं ऊपर -6 है, ये 1 जनवरी 2022 का था, तो 1 जनवरी 2023 पे एक साल और कम हो गया होगा। क्या ख्याल है? तो ये होगा कितना, बनाए 44। ऐसा है या नहीं? अगर इस लीज टर्म को 9 से 10 साल कर दिया जाता है और से 10th ईयर का जो रेंटल है, 10th ईयर रेंटल, वो भी सेम एज करंट एग्री होता है, जो एग्जिस्टिंग रेंटल चल रहा है उसी उसी की बेसिस पे एग्री होता है, सेम एज करंट एग्री होता है। तो क्या करेंगे, आप लीज रिसीवेबल रिवाइज कैलकुलेट करें। लीज रिसीवेबल रिवाइज कितना बनता है, 11.5 इंटू 1 माइनस 1.10 रेस टू पर -6 हो जाएगा। अब हाँ या ना, बोले? तो ये बनेगा 50। आप लीज रिसीवेबल को बढ़ाएं, आप करें एंट्री लीज रिसीवेबल डेबिट, P&L क्रेडिट 6 से। बात समझ रहे हैं नहीं? बात क्लियर है? पहले ये हुआ कि आपका इस क्वेश्चन में एक चेंज इन एस्टीमेट हुआ। कैसे चेंज इन एस्टीमेट हुआ? 2019 के शुरू में आप एक लीज शुरू की, 2022 के शुरू में इसके एक चेंज इन एस्टीमेट हो गया। 2023 के शुरू में मैं क्या कह रहा हूँ, और 2022 में आपने ये एंट्री भी कर ली, ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक, 2023 के शुरू में क्या हुआ, लीज 9 साल से बढ़ के 10 साल हो गई, लीज एग्रीमेंट चेंज हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है जी? दिस इज अ मॉडिफिकेशन। अच्छा,
मॉडिफिकेशन में ये एग्री किया गया कि 10th ईयर का रेंटल भी वही जो आजकल रेंटल चल रहा है वही होगा। ओके फाइन, उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, हमने चेक किया कि हमारा लीज रिसीवेबल 1 जनवरी 2023 को बनता कितना है। वो बनता है 11.5 का रेंटल हमारा चल रहा है, 5 साल पीछे जिंदगी रहती है लीज की। ठीक है, एग्जिस्टिंग लीज की, तो हमने 44 बना लिया। और मॉडिफिकेशन की बात क्या बनता है 11.5, 6 साल जिंदगी हो जाएगी बजाय 5 साल के, तो 50 बन जाएगा। तो मॉडिफिकेशन की एंट्री क्या होगी, लीज रिसीवेबल को बढ़ा देंगे, पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे, लीज रिसीवेबल टू पीएनएल। और तो कहीं क्रेडिट करने की जगह ही नहीं है हमारे पास, एसेट तो हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाए, डिक्रीज इन स्कोप। स्टैंडर्ड कहता है डिक्रीज इन स्कोप दो किस्म का हो सकता है। अगेन ये फ्लो चार्ट इस तरह से स्टैंडर्ड में नहीं है, ये किताबों में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिक्रीज इन स्कोप दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और फॉर दैट मैटर तो मेरा ख्याल है चेंज इन एस्टिमेट भी इन रेयर केसेस दो तरह के हो सकते हैं, बात कर लेते हैं उसका भी। चेंज इन एस्टिमेट भी वैसे तो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन स्कोप एक वो होता है कि आफ्टर डिक्रीज स्टिल फाइनेंस लीजी रहे, आफ्टर डिक्रीज क्या है, स्टिल फाइनेंस लीजी रहे। नहीं जी, इंपेयरमेंट नहीं होगी, इंपेयरमेंट नहीं होगी, इंपेयरमेंट बताऊंगा इसकी कैसे होती है, डोंट वरी। आफ्टर डिक्रीज अगर सीपीआई, फवाद जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि अगर सीपीआई नीचे आता है तो ये इंपेयरमेंट होगी, जवाब है नहीं, ये इंपेयरमेंट नहीं होगी, ये चेंज इन कंट्रैक्चुअल कैश फ्लो होगा, ठीक है। आफ्टर डिक्रीज स्टिल फाइनेंस लीजी रहे, या डिक्रीज इन स्कोप ऐसा भी हो सकता है जिसमें आफ्टर डिक्रीज वो क्या बन जाए, ऑपरेटिंग लीज। हाँ या ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बोले बोले। है ना। एंड इन वेरी वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस, वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस, बट दो सर्कमस्टांसेस कैन एग्जिस्ट, जहां पे ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंज इन एस्टिमेट ऐसा हो, चेंज इन एस्टिमेट ऐसा हो कि आफ्टर चेंज वो फाइनेंस लीज ना रहे, आफ्टर चेंज वो ऑपरेटिंग लीज बन जाए। रेयर सर्कमस्टांसेस मैं बताऊंगा। और यहां पे होगा कि आफ्टर चेंज वो क्या होगी, स्टिल फाइनेंस ही होगी, जो मैंने आपको काउंटिंग ऑलरेडी पढ़ा दी है। ये अब कुछ थोड़ा सा जो रीमॉडल्ड चार्ट है ये समझ आया, यानी कि चेंज इन एस्टिमेट भी दो इकसाम के हैं। आफ्टर चेंज इन एस्टिमेट वो फाइनेंस लीज ही रहती है, मैंने आपको पढ़ा दिया, उसकी एग्जांपल भी करा दी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आफ्टर चेंज इन एस्टिमेट ऑपरेटिंग लीज बन जाए। अब ये नाउ दिस इज वेरी वेरी रेयर, बट आई टेल यू हाउ इट कैन हैपन। मॉडिफिकेशन दो किस्म की है, इंक्रीज या डिक्रीज इन स्कोप। इंक्रीज इन स्कोप मैंने आपको करा दिया है ना। डिक्रीज इन स्कोप दो इकसाम का हो सकता है। पहला यह कि आफ्टर डिक्रीज इन स्कोप वो स्टिल फाइनेंस लीज ही रहता है, ये मैं आपको भी फॉरन कराने जा रहा हूँ। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है अप्लाई IFRS 9, अप्लाई IFRS 9। आपने यहां देखा है ना, ये इस वाले के अंदर भी स्टैंडर्ड नहीं है ना, अप्लाई IFRS 9। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कहता है, अप्लाई IFRS 9। अच्छा जी, IFRS 9 कैसे अप्लाई, जरा देखिएगा जी। यहाँ पे आए जी हमारे मिसाल सवाल में, 1 जनवरी पे क्या एग्री हुआ था जी, 10 ईयर की लीज टर्म है। अगला साल आता है जी 1 जनवरी 2024 आ जाता है, 10 से लीज टर्म गिरा के फिर 9 ईयर्स कर दी जाती है, 10 से गिरा के लीज टर्म फिर 9 ईयर्स कर दी जाती है। हाउएवर हम डिटरमिन करते हैं कि ये स्टिल फाइनेंस लीज है, स्टिल फाइनेंस लीज है। ये सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन होती है, हम डिटरमिन करते हैं दिस इज स्टिल फाइनेंस लीज। ठीक है जी। पहले तो ये होगा कि 1 जनवरी 2024 पे इसकी बनाई जाए, लीज रिसीवेबल होगा कितना, बनाए जी
ये था 1 जनवरी 2023 पे, ये था, ये बनाया हुआ है। तो 1 जनवरी 2024 पे बनाए, कितना होगा जल्दी से? -5 होगा ना? कितना बनता है जी? 44। ये मेरा मौजूदा लीज रिसीवेबल होगा। अच्छा, रिवाइज्ड केस में रिवाइज्ड लीज रिसीवेबल मेरा क्या होगा? 11.5 इंटू 1 माइनस 1.10, अगेन सेम रेट रखना है, एक साल कम कर देंगे, 0.10, क्या बनता है जी? 36। अब लीज रिसीवेबल को गिराना है, गिरा देते हैं, P&L टू लीज रिसीवेबल, एज सिंपल एज दैट। 8 से सिंपल। क्या ख्याल है ना आसान? जहां जहां अप्लाई IFRS 9 लिखा हुआ है ना, वहां वहां आपकी जिंदगी आसान है। बस कैश फ्लो बदलो, रिवाइज पीवी लो, ना रेट बदलना है ना कुछ, जो गेन लॉस आता है P&L में डाल दे, एज सिंपल एज दैट। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आए तो क्या करते हैं? स्टैंडर्ड बताता है ना क्या करते हैं IFRS 9, रेट बदल देते हैं, याद नहीं है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेते हैं, रेट बदल देते हैं। जब IFRS 16 ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं बता रहा, जाके वहां देखो, तो फिर खत्म हो गई बात, बात ही खत्म हो गई। एग्जाम्पल 10 रीड करें सब लोग। हाँ जी, एग्जाम्पल 10 रीड कर रहे हैं सब? जल्दी से मुझे बताइए, एग्जाम्पल 10 जो है वो इस चार्ट में कहाँ फॉल करेगी? ये जो ये चार्ट बनाया हुआ मैंने, क्या लिखा है? लिखा है ए लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फॉर 8 years टू बी लिमिटेड, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज ऑल्सो 8 years। तो ये फाइनेंस लीज हो गई। एनुअल लीज पेमेंट्स आर 100,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 5% per annum. At the beginning of year 2 के start पे, A Limited and the lessee agreed to amend the original lease by reducing the total contractual lease term to only 3 years. 3 साल रह गई। The annual, अब वो क्या बन गई? अब जब 3 साल रह गई तो हमें फिर इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या कहीं ऑपरेटिंग लीज तो नहीं बन गई, और अभी हम देखेंगे सवाल में, सोचेंगे इसके ऊपर। The annual lease payments are unchanged, यानी कि 100,000 ही है। जर्नल एंट्रीज बना के दें जी, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने ये सोचना है क्विकली, ये मैं एग्जांपल 10 यहाँ लिख रहा हूँ, ये सोचना है सबसे पहले कि पहले साल तो एसिड की जिंदगी भी 10 साल है ईयर 1 पे ना, और उसको हमने लीज भी, अच्छा 8 साल है, ठीक है, 8 साल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 8 साल है, और उसको हमने लीज भी किया है 8 के लिए ही, ठीक है जी। तो इट इज फाइन, ये तो बनती फाइनेंस लीज है, नजर आ रहा है, क्लियर है? ईयर 2 के स्टार्ट पे क्या होता है? एसिड की जिंदगी पीछे कितनी पीछे बची है? रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है बताएं? 7 years। और हम उसे कितने अरसे के लिए लीज पे दे रहे हैं? 2 years। आई थिंक टोटल 3 कर दिए ना उसने, तो हम उसे कितने अरसे के लिए लीज पे दे रहे हैं? रिमेनिंग, रिमेनिंग का हिसाब लगेगा ना। ये एक बड़ा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक बड़ी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है कि ये इवेलुएट करते हुए कि जो पीछे लीज बची है वो फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, वो हिसाब लगेगा रिमेनिंग का, कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है और रिमेनिंग लीज टर्म कितनी है। तो वो है 2/7, तो तकरीबन वो बनती है कोई लेस देन 30%, है ना, कोई 28% बनता होगा इसका जवाब शायद, मोटा मोटा, है ना। तो दिस इज आई थिंक वे टू लेस टू क्वालिफाई एज फाइनेंस लीज, हाँ या ना? तो क्या इसको ऑपरेटिंग लीज कह सकते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। दिस दिस डज क्वालिफाई फॉर रिकग्निशन एज ऑपरेटिंग लीज, क्या ख्याल है? सो ये टेबल के इस जगह फॉल करता है, एग्जाम्पल 10 जो है ये यहां फॉल करती है जी, यहां पे फाइनेंस लीज से चेंज होके ऑपरेटिंग लीज बन गई है,
इज दिस क्लियर? पहले तो सबसे पहले ये बताएं। गुड। अब होगा क्या ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ईयर 1 के स्टार्ट पे आपके पास एक लीज रिसीवेबल बुक होगा और आपका एसेट क्रेडिट होगा। ऐसे ही है ना, आपके IRIL के ऊपर हो रहा होता है ये काम। बनाएं जी। कितना कितना हमारा रेंटल है? 100,000 है। क्या रेट है हमारा? 10% है या 5% है मेरा ख्याल है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट 5% है। रेस टू पावर 8 ओवर 0.05 इज इक्वल टू, बनाएं जी जल्दी से, 646। अब 646 का लीज रिसीवेबल रिकग्नाइज होगा। ठीक है जी। स्टार्ट ऑफ ईयर 2 तक ये लीज रिसीवेबल कितना बन जाएगा? अब हमें इसका टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 इंटू 1 माइनस 1.05 रेस टू पावर माइनस 7 ओवर 0.05। चाहे टेबल बना के कैलकुलेट करें या यूं कैलकुलेट करें, जवाब सेम आएगा। क्या ख्याल है, कितना बनता है? कितना बनता है? 579। पहले तो ये मुझे बता दें कि ये क्लियर है ना, कि चाहे टेबल बना के कैलकुलेट करें या सीधा कैलकुलेट कर लें, जवाब सेम आएगा। ये तो क्लियर है ना? पता चले मैं कराई जा रहा हूँ यूं, लेकिन आप लोगों को ये क्लियर नहीं है। गुड। बेशक आप लोग टेबल बना के देख लो, चेक कर लो, ठीक है। इसमें ऐसा कोई आ, वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है यार। असद जितनी कम ये लीज टर्म है ना 2/7, इसमें जितना मर्जी वो इंक्रीज कर दें रेंटल, मतलब लेसी बेवकूफ़ ही होगा कि अगर वो रेंटल इतना इंक्रीज पे मान जाएगा कि वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर हो जाए। ठीक है, इट्स नॉट रियली पॉसिबल। 2 साल आउट ऑफ 7 साल के लिए दे रहा है, तो टू फॉर दिस टू बिकम अ फाइनेंस लीज इज रियली नॉट पॉसिबल। ठीक है, 9 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 8। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल है, बट इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अकाउंटिंग ज़ाहिर है, जो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, उसकी मैं इस मिसाल में एटलीस्ट आपको नहीं है करके दे सकता। ठीक है, और किसी मिसाल में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वैसे और किसी मिसाल में क्या कर लेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो यहाँ हुआ है, ये क्या था? पिछले सवाल में 10 से 9 ईयर्स पे जब गया था, और हमने कहा था हम इसको स्टिल फाइनेंस लीज ही ट्रीट कर रहे हैं, याद है? यही था ना? डिक्रीज इन स्कोप में भी ऐसा हो सकता है कि वो स्टिल फाइनेंस लीज रहे, बट यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि इट्स एन ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो अब करेंगे क्या इसका, ये क्वेश्चन है। ईयर 2 के स्टार्ट पे जी ये एंट्री होगी, देखिएगा सब लोग प्लीज। पीपी डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट। लीज रिसीवेबल को खत्म कर देंगे, उठा के पीपी में ले आएंगे। 579, समझे? ये पीपी, ये लीज रिसीवेबल उठेगा, उठ के पीपी में आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही बिल्डिंग या लैंड हो तो कहां चला जाएगा, कौन बताएगा मुझे? आईपी में। अगर अदर देन दैट होगा तो पीपी में। बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें। ठीक है ना जी? अच्छा, फिर ईयर 2 और ईयर 3 की लीज रेंटल्स की क्या एंट्री होगी? मेरा ख्याल है आपको मैं बताते हुए भी मुझे जो है ना वो थोड़ी सी बचकाना बचकाना महसूस हो रही है एंट्री। बैंक टू इनकम जी, ले जी। बैंक टू इनकम 100,000 से ये, 100,000 से ये। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है। नाउ इट हैज बिकम एन ऑपरेटिंग लीज, एज सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर? 100%? तो क्या हमें ये ट्रीटमेंट समझ आ गया?
जो मैंने आपके सामने किया है। तो क्या मैं इस सफ़े पे अगर आऊं यहाँ और आपसे पूछना शुरू करूं कि थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएं, लेसर के पास अगर फाइनेंस लीज हो मौजूदा, एग्जिस्टिंग लीज क्या हो, फाइनेंस, तो उसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ चेंजेस हो सकते हैं? चेंज इन एस्टिमेट, मॉडिफिकेशन। चेंज इन एस्टिमेट किस किस किस्म का हो सकता है? एक ये कि उसके बाद स्टिल वो फाइनेंस लीज ही रहे चेंज के बाद भी, और ये एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दी है। दूसरा ये कि चेंज के बाद वो ऑपरेटिंग बन जाए, ये एग्जांपल मैंने आपको भी नहीं करके दिखाई, ये भी आपको मैं 1 सेकंड में या 1 मिनट में करके दिखा दूंगा, है ना। फिर मॉडिफिकेशन किस किस्म की हो सकती है? एक इंक्रीज इन स्कोप, दूसरी डिक्रीज इन स्कोप। इंक्रीज इन स्कोप होगा तो IFRS 9 अप्लाई हो जाएगा, करके दिखा दिया आपको। डिक्रीज इन स्कोप होगा तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, उसके बाद वो फाइनेंस लीज रहे, अगर रहेगा तो IFRS 9 अप्लाई हो जाएगा, करके दिखाया आपको, राइट। और दूसरा डिक्रीज इन स्कोप क्या होगा? जिसमें वो ऑपरेटिंग लीज बन जाती है, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया एग्जाम्पल 10 के थ्रू। यहां तक क्लियर है जी? मैं जरा क्लियर कर दूं मैंने अभी तक क्या क्या नहीं पढ़ाया, इधर जरा मैं बता दूं आपको बड़ा क्लियर। मैंने आपको ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, लेसी पैसे नहीं देगा, ये भी नहीं पढ़ाया। UGRV का चेंज हो क्या होगा, नहीं पढ़ाया। वो इंक्रीज इन स्कोप, वो इंक्रीज इन स्कोप जिसके नतीजे में न्यू लीज बनती है, न्यू लीज, वो भी अभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको। इंक्रीज इन स्कोप ऐसा भी हो सकता है जिसके नतीजे में न्यू लीज बन जाए, वो भी नहीं पढ़ाया, राइट। कुछ चीजें मैंने अभी आपको नहीं कराई हैं। ये ले ऑफ द लैंड जो है आपको ये क्लियर है? ले जी, फिर मैं एक छोटी सी, ये जो भी मैंने मिसाल दी है आप सबके सामने है, ये देख रहे हैं मिसाल सब लोग? अभी इस मिसाल में क्या हुआ था, पहले लीज एग्रीमेंट के अंदर 8 ईयर लिखा हुआ था, फिर लीज एग्रीमेंट के अंदर 3 ईयर लिख दिया गया था, ऐसे ही है ना? यही हुआ था अभी इस मिसाल में या नहीं, बताएं। ओके, अगर ऐसे हो कि लीज एग्रीमेंट में लिखा हो कि लेसी की मर्जी है, वो इसको 8 ईयर भी रख सकता है और वो इसको 3 ईयर भी रख सकता है, क्या ख्याल है? और लेसी ने आपको ये कहा कि वो इसे 8 ईयर रखेगा, उसने आपको क्या कहा कि वो इसे 8 ईयर रखेगा, हाँ जी। लेकिन 1 साल के बाद उसने आपसे कंसेंट अपना बदल दिया और उसने कहा मैं इसको 3 ईयर रखूंगा। अब ये क्या है? ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बट ये वो रेयर चेंज इन एस्टीमेट है जिसके नतीजे में फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी, और एग्जैक्टली जो आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, एग्जैक्टली, डजेंट मैटर 8 साल कैसे 3 साल हुए, डजेंट मैटर। कुछ समझ आ रही है कहानी? एक पॉइंट मैं दिखाने लगा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिएगा जी जरा गौर से सब लोग प्लीज, देखिएगा सब लोग प्लीज गौर से। देखते रहिएगा प्लीज बोर्ड पे।
लेसर का जो टेबल है या लेसर का जो फ्लो चार्ट है, वो जब आपको समझ आ जाए तो वो हकीकतन लेसी के जैसा नहीं है। जैसे लेसी का फ्लो चार्ट हमने बनाया था, चेंज इन एस्टीमेट, मॉडिफिकेशंस, और फिर उसके नीचे दो शूट्स थी। एक्चुअली अगर लेसर का फ्लो चार्ट सिंप्लीफाई करके बनाया जाए तो आपने देखा चेंज इन एस्टीमेट हो या चेंज या मॉडिफिकेशन हो, दोनों केस में अगर वो स्टिल फाइनेंस लीज ही रहती है तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? जस्ट अप्लाई IFRS 9। हाँ या ना? स्टैंडर्ड ये नहीं देखता वो चेंज इन स्कोप है, सॉरी चेंज इन एस्टीमेट है या मॉडिफिकेशन है। अगर दोनों केसेस में वो ऑपरेटिंग लीज बन जाती है तो एक खास किस्म की अकाउंटिंग बताता है, जो मैंने आपको एग्जांपल 10 में बताई है, और इसीलिए मैंने एग्जांपल 10 के 2 वर्जन आपको कराए हैं। हाँ या ना? राइट। सो लेसर में आपने सबसे पहली चीज क्या सोचनी है? आपने सबसे पहली चीज ये सोचनी है कि क्या ये स्टिल एक फाइनेंस लीज है या ये ऑपरेटिंग लीज बन गई है। डिपेंडिंग ऑन दैट आपने अकाउंटिंग कर देनी है। उसके अलावा लेसर के केस में 3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टैंडर्ड ने बताई हैं। ये मैंने अब आपको बारी बारी पढ़ानी है। इज दिस क्लियर? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ट्रांजिशन समझ आ गई है या नहीं? अब ये जो स्टिल अ फाइनेंस लीज है ना, ये मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, और उसमें कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज इन स्कोप भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, चेंज इन एस्टीमेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड को परवाह नहीं है, उसने सबकी एक ही अकाउंटिंग बताई है। तो अगर मैंने सिंप्लीफाई करके पढ़ाना है तो ये सब एक ही है, राइट। इसी तरह ये जो ये है, ये मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, चेंज इन एस्टीमेट भी हो सकता है, किसी भी तरह से वो ऑपरेटिंग से, सॉरी फाइनेंस से ऑपरेटिंग बन गई है। स्टैंडर्ड को परवाह नहीं है, उसने अकाउंटिंग एक ही बताई हुई है, राइट। इसका मतलब ये जो डिस्टिंग्विश किया है स्टैंडर्ड ने, चेंज इन एस्टीमेट की अलग अकाउंटिंग बताई है और मॉडिफिकेशन की अलग अकाउंटिंग बताई है, ये किया हुआ है लेसी के साइड पे। लेसर के साइड पे प्रीडोमिनेंटली ऐसा नहीं किया हुआ। अब मुझे बताएं एग्जाम्पल 13 कहाँ फॉल करती है? जल्दी से मुझे बताएं कहाँ फॉल करती है एग्जाम्पल 13? यहाँ पे, दैट्स इट। ये अब आपके लिए इजी होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आइए? दैट्स इट, अप्लाई IFRS 9। इज दिस क्लियर यहाँ तक? जहन में वो सिंप्लीफिकेशन आ गई है, फर्क समझ आ गया है लेसी और लेसर का? अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा मेरी हेल्प करनी है, और मुझे समझाना है कि इस एग्जांपल में हो क्या रहा है। लेसर ने एक एसेट है जिसकी लाइफ थी से 10 ईयर्स, वो लीज पे दे दिया 10 ईयर्स के लिए ही, ठीक है। एसेट क्या रिप्रेजेंट करता है? एसेट रिप्रेजेंट करता है 1000 स्क्वायर मीटर स्पेस, ठीक है, 1000 स्क्वायर मीटर स्पेस। अब यहां पे दो सिनेरियोज हैं। ए, उसने स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे, और हम कह देते हैं IRIL जो था उसका वो से 10%, और रेंटल्स जो थे वो से 10 मिलियन पर एनम थे। तो स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है डेटा। स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे उसने क्या किया? उसने 500 स्क्वायर मीटर स्पेस और दे दी, और वो उसके लिए रेंटल चार्ज कर रहा है 6 मिलियन पर एनम। और स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे यहां पे क्या किया उसने? उसने 500 स्क्वायर मीटर स्पेस और दे दी, लेकिन उसके लिए रेंटल वो चार्ज कर रहा है ₹4 मिलियन पर एनम।
ये जो 500 स्क्वायर मीटर स्पेस है, इसका स्टैंड अलोन मार्केट रेंटल, स्टैंड अलोन मार्केट रेंटल स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे है 6 million per annum. Is this understood? Is this clear? गुड, वेरी गुड। अब मुझे आपने बताना है ए पार्ट और बी पार्ट। ए कहां पुट करूंगा और बी कहां पुट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको लेसी के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं ए कहां पुट करूं। ए इज अ न्यू लीज, वेरी गुड। बी इज सेम, बट बी को भी कहीं पुट करना है ना, ये इस ग्राफ में कहीं पुट करना है। ए पार्ट इज न्यू लीज, एक्सीलेंट। व्हाट इज बी? बी इज स्टिल अ फाइनेंस लीज, परफेक्ट। ये यहां पुट करेंगे, अप्लाई IFRS 9। क्या ख्याल है ऐसा या नहीं? है ना? तो आइए करके दिखा देता हूं मैं आपको, बड़ा आसान है। ए का पहले हम केस, बल्कि ए से पहले हम जो एग्जिस्टिंग हमारी लीज है, एग्जिस्टिंग को हम करके देखते हैं, बना के देखते हैं। एग्जिस्टिंग जो है उसकी डे 1 के ऊपर अकाउंटिंग क्या होगी? लीज रिसीवेबल टू बैंक, सॉरी लीज रिसीवेबल टू एसेट होगा। लीज रिसीवेबल टू एसेट बनाए जी। पीवी कितनी पीवी बनती है? अब्दुल्ला आप याद करो, मैंने लेसी के केस में क्या शराइत बताई थी? एक सेकेंड जी, मैं आप सबको और अब्दुल्ला को याद कराने के लिए मैं इधर लेके जा रहा हूं। ये एग्जैक्टली अगर मुझे मेमोरी सही सर्व करती है ना, तो आप जाओगे ना उसमें IFRS 16 में, और आप देखोगे कि जब वो न्यू लीज डिफाइन करता है फॉर अ लेसी, और जब न्यू लीज डिफाइन करता है फॉर अ लेसर, कि कब ऐसा हो कि वो न्यू लीज बन जाएगी, तो दोनों में जो अंग्रेजी वो इस्तेमाल करता है वो सेम इस्तेमाल करता है, कॉपी पेस्ट। पैराग्राफ अलग अलग है, लेकिन कॉपी पेस्ट अंग्रेजी है। ठीक है? तो लेसर में भी वो जो न्यू लीज जो है ना, वो तभी बनती है जब एडिशनल एसेट दिया जा रहा हो और रेंटल जो है वो स्टैंड अलोन मार्केट रेंटल हो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, सो एग्जिस्टिंग लीज जो है उसका पीवी करेंगे तो क्या रिसीबल क्या बनता है जी? लीज रिसीबल आप लोगों ने बनाया था 61। ठीक है, ये यूं बनाया होगा 10 इंटू 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर माइनस 10 ओवर 0.10। ठीक है, 61। अच्छा, ए पार्ट करेंगे ना, ए पार्ट, तो एक नया लीज रिसीबल क्रिएट हो जाएगा। स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे एक नया लीज रिसीबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, अज्यूमिंग कि ये भी एक फाइनेंस लीज है। ठीक है, ज़ाहिर जो 500 स्क्वायर मीटर दिए जा रहे हैं वो 9 ईयर्स ही पीछे लाइफ रहती है उनकी, और 9 ईयर्स ही के लिए लीज पे दिए जा रहे हैं। क्या ख्याल है? तो ये भी अज्यूम यही करेंगे ना कि ये भी फाइनेंस लीज ही है। क्या ख्याल है ना? तो लीज रिसीबल टू एसेट एक नई एंट्री हो जाएगी। ठीक है, वो कितने से करेंगे? 6 मिलियन इंटू 1 अब इसका अपना IRIL हो सकता है, चूंकि एक न्यू लीज है तो इसका IRIL क्या हो सकता है? अपना हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। बात समझ आ रही है नहीं? हर लीज का IRIL अपना होता है ना, तो इसका IRIL अपना हो सकता है। फर्ज करें इसका IRIL है 10.5%, फर्ज कर लें। ठीक है, तो आप करेंगे 1.105 रेज टू पावर माइनस 9 ओवर 0.105। क्या ख्याल है? 33। एक बिल्कुल न्यू लीज रिकॉर्ड हो जाएगी जिसका पिछली वाली इस लीज से, क्या बोला था मैंने, कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही है। क्या ख्याल है यहां तक? और अगर बी पार्ट हो, बी पार्ट क्या है? बी पार्ट क्या है?
कि ताल्लुक है। तो पहले तो आप मुझे बताएं लीज रिसीवेबल एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2 क्या होगा मेरा, एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2, जल्दी से बताएं। एग्जिस्टिंग मेरा लीज रिसीवेबल क्या होगा, और फिर मुझे ये भी बताएं कि मेरा रिवाइज्ड लीज रिसीवेबल क्या बनेगा, रिवाइज्ड लीज रिसीवेबल बनाएं जी। मेरा लीज रिसीवेबल एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2 क्या बनता है, बनता है 10 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -9 ओवर 0.1, 57, नहीं 57 मेरा ख्याल आप रिवाइज बता रहे हो, चेक कर लेते हैं पीछे क्या बना है। हाँ 57 ही बनता है, ठीक है। रिवाइज लीज रिसीवेबल क्या बनता है, 14 मिलियन इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -9 ओवर 0.1, है ना, बोले 81, 81, ठीक है। तो चेक करें एंट्री क्या करेंगे, लीज रिसीवेबल डेबिट कितने से कितने से डेबिट करना है, 57 से 81 पे लाना है अगर, तो 24 से, बेहतरीन। एसेट क्रेडिट, एसेट और दे रहे हो ना आप उसे, क्या ख्याल है, एसेट क्रेडिट, एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे क्रेडिट होगा, जो भी उसकी फेयर वैल्यू बनती है, से फॉर एग्जांपल 25, जो भी आज के दिन उसकी फेयर वैल्यू है उस सवाल में दी होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा है, से फॉर एग्जांपल 25, तो बाकी कहाँ जाएगा, पीएनएल में बैलेंसिंग 1, राइट। ये फजूल की कॉम्प्लेक्सिटीज मेरे नज़दीक, और मेरी इसके ऊपर एक एक्चुअली कंस्पिरेसी थ्योरी भी है, अगर आप में से कुछ मेरे से पहले जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। जितने नए स्टैंडर्ड्स हैं ना, IFRS 9, 15, 16, फॉर दैट मैटर इवन इंश्योरेंस वाला जो है IFRS 17, उसमें मेरे नज़दीक फजूल की कॉम्प्लेक्सिटीज़ डाली हुई हैं, फजूल की इनकन्सिस्टेंसीज हैं। एक ही तरह की चीज़ के लिए कहीं और कुछ अकाउंटिंग होगी, दूसरी जगह पे कुछ अकाउंटिंग होगी, लॉजिक हर चीज़ की मिल जाती है। ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि हर तरह की चीज़ की आपको लॉजिक मिल जाएगी, लॉजिक वो देते हैं स्टैंडर्ड सेटर्स, लेकिन फजूल की कॉम्प्लेक्सिटी मेरे नज़दीक इसलिए की हुई है ताकि अकाउंटेंट्स की नौकरियां पक्की रहें, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अकाउंटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड ना हो सकें कि वो अकाउंटेंट्स के रोल को रिप्लेस कर दें। जानबूझ के कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी डाली जा रही है स्टैंडर्ड्स में, ताकि अकाउंटेंट्स की नौकरियां पक्की रहें। तो अभी आपको पढ़ते हुए तो ये मुश्किल लगता है, और ये बड़ी मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये अकेला मैं नहीं मानता, ये बहुत लोग मानते हैं। ये अभी आपको पढ़ते हुए मुश्किल लग रहा है, बट बेसिकली ये आपकी ही जॉब प्रोटेक्शन का बंदोबस्त हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जी, इतनी ही फजूल सी कॉम्प्लेक्स इसकी अकाउंटिंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ कि व्हाट इफ़ अगर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस आने शुरू हो जाएं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है जी। आइए एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं और इससे हमें एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि अगर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस आने शुरू हो जाएं तो हम क्या करते हैं। हमने बीइंग अ लेसर एक एसेट लीज किया, और लीज किया हमने से 10 ईयर्स के लिए, ठीक है जी। एसेट की जो लाइफ है वो भी है 10 ईयर्स, जो हम रेंटल चार्ज कर रहे हैं वो है 10 मिलियन पर एनम, जो हमने IRIL डिटरमिन किया वो है 10%, ठीक है जी। नाउ हुआ ये कि स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे लेसी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चला गया, लेसी के साथ कुछ इश्यूज शुरू हो गए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज इश्यूज हम ये कह रहे हैं कि जो क्रेडिट रिस्क है, एक्सपेक्टेड जो क्रेडिट रिस्क है
क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो गया है, ठीक है जी, क्रेडिट रिस्क बढ़ गया। जो हम और साथ आपको एक टेबल ये मिल गया है। टेबल क्या कहता है? टेबल ये कहता है कि स्टार्ट ऑफ ईयर 1 बताता है, ईयर 2 बताता है, ईयर 3 बताता है, ठीक है जी। और आपको बताता है कि 12 मंथ ECL क्या बनते हैं और फुल लाइफ ECL क्या बनते हैं। शुरू में 0, यहाँ पे जाके जो 12 मंथ ECL हैं और ये दोनों इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ कर लें ये दोनों क्या हैं, प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं, ECLs की प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। ईयर 1 पे 0, ईयर 2 पे से 12 मंथ बनते हैं 2 मिलियन और फुल लाइफ बनते हैं 10 मिलियन। ईयर 3 पे से 12 मंथ बनते हैं 2 मिलियन या कह देते हैं 5 मिलियन और फुल लाइफ बनते हैं से 20 मिलियन, ठीक है जी। यहाँ तक कहानी समझ आ गई है। और ये आपने देखा होगा कि जो ECL और ये सारा जो स्ट्रक्चर मैंने अप्लाई किया है ये कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक अप्लाई हो रहा है? IFRS 9 के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें लीज रिसीवेबल बनाना है, ऐसा ही है ना। डे 1 पर हमारे पास क्या बनेगा? डे 1 पर हमारे पास एक लीज रिसीवेबल बनेगा, एंट्री होगी लीज रिसीवेबल टू एसेट। अच्छा, कैसे एंट्री होगी देख लेते हैं। जो इसमें ECL की जो हमें कैलकुलेशन करनी है उसके लिए पहले लीज रिसीवेबल बनाना पड़ेगा हमें, जाहिर है 10 ईयर्स की लीज है, ठीक है ना। 10 मिलियन पर एनम रेंटल्स हैं और IRIL 10%, तो लीज रिसीवेबल कैसे बनेगा? बनेगा 10 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 10 ओवर 0.1, जिसका जवाब आता है तकरीबन 61 मिलियन रुपीज़, ठीक। तो लीज रिसीवेबल टू एसेट सब लोग कैलकुलेट कर लें, 61 ही जवाब आता है इसका, ठीक है जी। अब आपको पता है लीज रिसीवेबल का सिंपल टेबल बनता है, ईयर 1 2 3, ठीक है ना। ऑल दो 10 ईयर्स की लीज है लेकिन सिर्फ 3 ईयर्स की डिस्कशन हुई हुई है इस सवाल में। ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली 61 होगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट उस पर आएगा जो कि आएगा ऑब्वियसली एट 10%, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर वो आ जाएगा 6.1। फिर बैंक लीज रेंटल, अब लीज रेंटल्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, कि लीज रेंटल फर्स्ट 3 ईयर में कितने मिले हैं, तो आप अज्यूम कर लें, अज्यूम के फुल रेंटल्स वर रिसीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है ना जी, अज्यूम कर लें आप। अच्छा, ओके, सो लीज रेंटल आ जाएगा 10 का, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है ना जी। और क्लोजिंग बैलेंस आपका बन जाएगा 57.1, ठीक है ना, 61 प्लस 6.1 माइनस 10। अगले साल फिर ओपनिंग बैलेंस 57.1, ठीक है जी। फिर उस पर इंटरेस्ट आएगा 5.7, बैंक आएगा 10 और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा जी 57.1 प्लस 5.7 माइनस 10, 52.8, ठीक। अब सेकेंड ईयर के एंड पर आकर सेकेंड ईयर में चूँकि उस पर क्रेडिट रिस्क इंक्रीज़ कर गया है और सेकेंड ये फर्स्ट ईयर के एंड पर तो कोई ECL भी नहीं थे, ना 12 मंथ्स ना लाइफ टाइम,
ठीक है, फुल लाइफ कहें इसको या लाइफ टाइम ECL कहें, ठीक है ना, इट इज़ ऑल द सेम, ठीक है, लाइफ टाइम ECL कह लें आप या फुल लाइफ ECL कह लें, ठीक है। सो ना लाइफ टाइम ECL थे ना 12 मंथ ECL थे। सो सेकेंड ईयर आप बुक करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको IFRS 9 में पढ़ाया था कि दो किस्म के रिसीबल्स होते हैं, ट्रेड रिसीबल्स, इनफैक्ट 3 किस्म के बताए थे, ट्रेड रिसीबल्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जो आपके IFRS 15 वाले होते हैं, और लीज रिसीबल्स। इनके लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच है। सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या है कि इसमें स्टेजेस डिटरमिन नहीं करनी होती, स्टेज 1 है, 2 है, क्या है। इन तीनों के लिए क्या होता है जी, इन तीनों के लिए हमेशा लाइफ टाइम ECL रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका मतलब है कोई 12 मंथ या लाइफ टाइम के दरमियान चूज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। एग्जामिनर व्हेनेवर एग्जामिनर गिव्स यू लाइफ टाइम ECL फॉर लीज रिसीबल, आप लाइफ टाइम ECL इसके रिकॉर्ड कर देंगे। गिव्स यू लाइफ टाइम ECL आप रिकॉर्ड कर दें। 12 मंथ के ECL का कॉलम ही इग्नोर कर दें। बात समझ गए? ये कॉलम जो है मेरे लिए, ये वाला कॉलम, इट इज़ इररेलेवेंट। ठीक है, सो आइए मैं लाइफ टाइम ECL रिकॉर्ड कर लेता हूँ ईयर 2 के एंड पे, विच इज़ 10 मिलियन रुपीज़। सो मेरा अलाउंस फॉर ECL आ जाएगा 10 मिलियन। ठीक है, सो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लीज रिसीवेबल कितना नजर आएगा, SFP में LR से मुराद लीज रिसीवेबल कितना नजर आएगा, नजर आएगा 42.8 का, 10 मिलियन का अलाउंस ऑफसेट करके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगले साल 52.8 का ओपनिंग बैलेंस आएगा, 5.3 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, 10 का दोबारा से रेंटल है, ठीक है ना जी, और क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 48.1 का। ठीक है, अब अलाउंस फॉर ECL एग्जामिनर कह रहा है जी अब आप 20 पे ले जाएं, एग्जामिनर कह रहा है या मैं कह रहा हूं आपको कि अब अलाउंस फॉर ECL आप 20 पे ले जाएं, तो आप ले जाएंगे, लाइफ टाइम ECL रिकॉर्ड होते हैं इसमें तो। और जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में नजर आएगा इसका, वो नजर आएगा 28.1 का। ठीक, तो हर साल एंट्रीज क्या होंगी, आई थिंक आप सबको मालूम है इसकी एंट्रीज, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंटरेस्ट इनकम की एंट्री होती है लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, बैंक की एंट्री होती है बैंक टू लीज रिसीवेबल, है ना। ECL की यहां पर एंट्री होगी P&L टू अलाउंस फॉर ECL 10 से, है ना, और यहां पर डिफरेंशियल से होगी जो बाकी 10 रह गया, P&L टू अलाउंस फॉर ECL 10 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज एब्सोल्युटली द सेम, जितनी भी अकाउंटिंग है इट इज एब्सोल्युटली सेम एज IFRS 9, amortized cost receivable या amortized cost financial asset, सेम अकाउंटिंग, कोई फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम। देख रहे हैं? इसी तरह अगर ये फॉर एग्जांपल क्रेडिट इंपेयर हो जाता, अगर ये क्रेडिट इंपेयर हो जाता यानी कि स्टेज 3 में चला जाता, तो क्या करते थे हम जब क्रेडिट इंपेयर होकर स्टेज 3 में जाता था, amortized cost financial asset, क्या करते थे हम, उसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो नेट कैरिंग अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करते थे। यहां पर भी वही करेंगे, एग्जैक्टली सेम, यहां पर भी वही करेंगे अगर ये स्टेज 3 में चला जाता। बहरहाल इस सवाल में इसके स्टेज 3 में जाने की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं थी, ठीक है। और स्टेज 1 एंड 2 के दरमियान आपको पता है इसमें सिंप्लीफाइड अप्रोच है, हम फर्क करते ही नहीं। इस सवाल में इंफॉर्मेशन वॉज नॉट गिवन कि ये स्टेज 3 में गया, कभी वॉजंट गिवन, राइट। तो बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको।
जहाँ तक ताल्लुक है स्टेज 1 एंड 2 का, तो उसमें हम फ़र्क करते नहीं हो। मैंने आपको बताया कि हम स्टेज 1 या 2 के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं करते, ठीक है ना, उसमें हम नहीं घूमते। हमें जब भी एग्जामिनर लाइफ टाइम ECL देगा हम वो रिकॉर्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि IFRS 9 में इस पे सिंप्लीफाइड अप्रोच। कौन सी अप्रोच? सिंप्लीफाइड अप्रोच। ठीक है जी। यहां बेशक तसल्ली से पॉज कीजिए और इस सवाल को भी देखिए, इस एग्जाम्पल को भी देखिए, इस ECL वाली एग्जाम्पल को, और इसके सोल्यूशन को भी तसल्ली से देखिए। ठीक है जी। ये एग्जाम्पल भी पूरी देखिए पॉज करके, और इसके सोल्यूशन को भी तसल्ली से देखिए। इट इज एग्जैक्टली द सेम एज IFRS 9 अकाउंटिंग। वेरी गुड जी। आइए फिर हम एक छोटी सी एग्जांपल आखिरी करते हैं, जिसके बाद हमें ये जो ये UGRV वाला केस है ये भी समझ आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं, हम अपनी क्लास एग्जांपल में कवर कर रहे हैं। आइए जी। ये हमारी क्लास एग्जांपल है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? आपसे कह रहा हूँ कि देयर इज़ एन एसेट जो आपने लीज किया, बीइंग अ लेसर। एसेट की लाइफ थी 5 इयर्स और आपने 5 इयर्स के लिए ही लीज पे दे दिया। फाइनेंस लीज होगी ज़ाहिर है। जो रेंटल आप चार्ज कर रहे हैं वो है से 20 मिलियन पर एनम। ठीक है जी। IRIL जो आपने डिटरमिन किया वो था से 10%। रेजिडुअल वैल्यू जो है एट एंड ऑफ लीज वो लेसर को मिलती है, एक्रूज टू लेसर। उसका एस्टीमेट था कि ये होगी तकरीबन 15 मिलियन, और इसमें से जो गारंटी की लेसी ने, गारंटीड बाय लेसी, वो थी 10 मिलियन। ठीक है जी, अंडरस्टूड। हुआ ये कि एंड ऑफ ईयर 2 पे, एंड ऑफ ईयर 2 पे एसिड की रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट रिवाइज हो गया, एस्टीमेट रिवाइज्ड, और एसिड की रेजिडुअल वैल्यू जो है डिटरमिन की गई कि 12 है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई या नहीं? एनी क्वेश्चन इसमें? एंड ऑफ ईयर 2 पे जी, सॉरी मैंने लिखा नहीं। अगर मैं इसको डे 1 पे देखूं कि मेरा डे 1 पे लीज रिसीबल कितना बनता है, तो मेरा लीज रिसीबल बनता है लीज रिसीबल टू एसिड। इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू करना चाहिए था कुछ इस तरह से। 20 मिलियन का रेंटल है, 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -5/0.1 प्लस आपके पास 15 मिलियन का रेजिडुअल वैल्यू है 1.1 रेज टू पावर 5। ठीक है जी। 76 बन गया या 85 बन रहा है? 85 बन रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बेहतरीन। अच्छा जी, 85 बन गया जी। 85 के बाद आपने एंड ऑफ ईयर 2 के ऊपर हमने देखना है कि हमारा रिसीवल कितना बनता है एंड ऑफ ईयर 2 के ऊपर। एक तरीका तो हम ये हो सकता है इसको देखने का कि हम इसको टेबल बना के देख लें, टेबल के थ्रू चला के देख लें। और एक तरीका ये हो सकता है देखने का 20 इंटू 1 माइनस 1 रेज टू पावर -3/0.1 प्लस 15/1.1 की पावर 3। ठीक है जी, क्या बनता है? 61। ये बनता है एंड ऑफ ईयर 2 के ऊपर। ठीक है, ये भी तरीका वैलिड है। और अगर आप इसको टेबल बना के देख लेते हैं, ईयर 1 2 ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, बैंक, क्लोजिंग बैलेंस, इससे भी बनाएंगे तो 61 ही आएगा। जो से मर्जी तरीके से कर लें। ये थोड़ा सा लंबा है टेबल बना के, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है और वो थोड़ा सा शॉर्टर मेथड है। ये क्लियर है जी सबको? 661 बन रहा है।
बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहां पे कहता क्या है स्टैंडर्ड, इस केस में रिवीजन करनी कैसे है? स्टैंडर्ड कहता है फॉर अमाउंट्स दैट आर ऑलरेडी एक्रूड, फॉर अमाउंट्स, फॉर, या इसको ऐसे करना चाहिए, फॉर इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी recorded hit P&L for remainder revise IRIL। ठीक है जी, फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ठीक है, उसके लिए आप P&L में रिकॉर्ड कर देते हैं, और फॉर रिमाइंडर आप IRIL को रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, दो बातें करते हैं। अच्छा, जो इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसका एस्टीमेट कैसे बनेगा? नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील एट ऑल। आप क्विकली मुझे ये बताइए कि अगर ये 15 के बजाय 12 होता तो आज तक की रिकॉर्डेड इंटरेस्ट इनकम में कितना फ़र्क आता? ये 15 के बजाय ये वाला अमाउंट अगर 12 होता तो आज तक की रिकॉर्डेड इंटरेस्ट इनकम में कितना फ़र्क आता जी? मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा प्लीज़ क्या लिखा हुआ है सवाल में। सवाल में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड IRIL at inception would have been 9.3%। 9.3%, ये लिखा हुआ है सवाल में। ठीक है, अब ज़रा फॉलो कीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा प्लीज़ क्विकली। मैंने ओपनिंग बैलेंस बनाया हुआ है 85, उस पर इंटरेस्ट रिकग्नाइज किया हुआ है 10% पे 8.5, बैंक आया 10, क्लोजिंग बैलेंस बना 93.5, फिर 93.5 इस पे आया 9.4, बैंक आया 10, अच्छा 20 है, सॉरी रेंटल 20 है, ठीक है ठीक है ठीक है, रेंटल 20 है, तभी मैं कहूँ 61 कैसे बनता है? 73.5 हो गया ये, ठीक है, और 73.5 7.4 20 और 61, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड 10% के हिसाब से कितनी है, तो आप मुझे कहेंगे वो है 8.5 प्लस 7.4, कितनी बनती है? 15.9। और मैं आपसे कहूं अगर 9.3% पे यही इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होती तो क्या नतीजा होता? आप मुझे कहेंगे यह नतीजा होता 85 प्लस 9.3% पे कितना बनता है? जल्दी से बताएं, 85 का 9.3 क्या होता है? 8 प्लस 8 माइनस 20 7.9। अच्छा, ये बन गया 72.9, और 72.9 प्लस क्या बनता है? 72.9 का 9.3% क्या बनता है? 9.3% 6.7 माइनस 20, बैलेंस क्या बनता है? 60.2। तो अगर 9.3% रेट यूज हुआ होता तो 7.9 प्लस 6.7 कितना बनता है जी? ये 14.6। इतनी इंटरेस्ट इनकम होती, जो कि डेल्टा बनता है 1.3 का। हाँ या ना? इज दिस करेक्ट? आप फौरन से एक एंट्री करते हैं, आप एंट्री करते हैं
P&L टू लीज रिसीवेबल 1.3 से। आज तक जितनी इंटरेस्ट इनकम ओवर रिकॉर्ड हुई है इस गलत एस्टीमेट, या गलत तो नहीं कहना चाहिए, इस डिफरेंट एस्टीमेट की वजह से, वो फौरी तौर पे रिवर्स हो जाएगी। एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरा IRIL क्या हो जाएगा? गोइंग फॉरवर्ड IRIL क्या हो जाएगा मेरा? 9.3%। ये बात समझ आई या नहीं? तो आप एक एंट्री ये रिकॉर्ड करेंगे और अगले साल से IRIL को बदल के कर देंगे 9.3%। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो मैंने आपको ये UGRV भी रिवाइज करवा दी। ठीक है जी, मैंने UGRV भी आपको रिवाइज करवा दी। ठीक है जी, तमाम चेंजेस पढ़ा दिए। ठीक है, अब मैं आपको लगे हाथों बताने जा रहा हूं, लेसर के केस में अगर ऑपरेटिंग लीज हो तो क्या करते हैं अगर कोई चेंजेस आ जाए। अगेन जी, चेंजेस दो तरह के हो सकते हैं। या तो ऑपरेटिंग लीज में चेंज के बाद वो स्टिल ऑपरेटिंग लीज रहेगी, इस केस में स्टैंडर्ड कहता है स्टार्ट अ न्यू लीज। न्यू लीज रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। ठीक है, या वो बन जाएगी फाइनेंस लीज। ऐसे ही हो सकता है ना, क्या ख्याल है? इस केस में भी स्टैंडर्ड कहता है स्टार्ट अ न्यू लीज। यहां पे भी न्यू लीज की अकाउंटिंग हो जाएगी। ऑब्वियसली ये एक न्यू ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग हो जाएगी और ये एक न्यू फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग हो जाएगी। सो इफ देयर इज एनी चेंज इन एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, द अकाउंटिंग फॉर दैट इज सिंपली स्टार्टिंग अ न्यू लीज। इज दिस क्लियर जी? ठीक है, गुड। सो आप अगर अपने नोट्स में देखेंगे तो, बल्कि नोट्स में क्या, मैं आपको यहाँ पे खुद ही बना देता हूँ मिसाल, क्विकली दोनों की एक एक मिसाल बना देता हूँ। फर्ज करें जी, मेरी एक लीज चल रही थी, मैं एक लेसर हूँ, मेरा एक एसेट है, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। मैंने लीज पे दिया 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, और रेंटल मैं चार्ज कर रहा हूँ उसे 10 मिलियन। ठीक है, एंड ऑफ ईयर 1 पे मैंने उसकी लीज टर्म बढ़ा दी, लीज टर्म कर दी 4 ईयर्स टोटल, और रेंटल कर दिया 11 मिलियन। कैसे अकाउंटिंग होगी? बड़ी सादी। ईयर 1 तक एक लीज की अकाउंटिंग चलती रहेगी, बैंक टू इनकम 10 10। ईयर 2 से क्या होगा बोलें जल्दी से, जल्दी से बोलें। एक न्यू लीज की अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी, बैंक टू इनकम। अब क्या होगा? 11। द न्यू लीज इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग लीज। ऐसा है या नहीं? इधर देखें जी सब लोग प्लीज, यही सवाल है। अगेन आप लेसर हैं, अगेन आपके एसेट की लाइफ है 10 ईयर्स और आपने उसे लीज आउट किया है फॉर 3 ईयर्स। जो रेंटल्स हैं वो कुछ यूं हैं, ईयर 1 में 10, ईयर 2 में 15, ईयर 3 में 20। ठीक है जी। स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे लीज चेंज हो गई, मॉडिफाई कर दी गई। अब क्या किया? टोटल लीज जो है वो टोटल 4 ईयर्स की लीज है। अच्छा जी, फिर उसमें क्या है? टोटल 4 ईयर्स की लीज है। अच्छा जी, उसमें
रेंट क्या एग्री किया है, फर्ज करें 20 मिलियन, या 20 नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, 15 मिलियन पर एनम एग्री किया। ठीक, अब होगा क्या, पहले हम ईयर 1 की एंट्री कर लेते हैं। ईयर 1 में हमारी एंट्री होगी बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट। कैसे, देखिएगा, आप बनाएंगे 10 प्लस 15 प्लस 20, कितना बनता है बताएं जी। 15 पर एनम एवरेज, है ना, बोलें जी। सो इनकम रिकॉर्ड होगी 15 की, बैंक रिकॉर्ड होगा 10 का, रिसीबल रिकॉर्ड होगा 5 का। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर जी? ओके गुड। अब पहली तो बात, फ़खर और पता नहीं ऊपर एक और बंदे ने भी सवाल किया था, मुझे उनका नाम जहन से निकल गया, आप दोनों के लिए स्पेसिफिकली, ये लीज हसीब, हाँ जी, ये लीज इसी तरह चलती रहेगी हर साल। और मैंने पहले भी दिखाई भी आपको एक ऐसी लीज करके जिसमें हर साल रेंटल बढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं होता कोई हर साल नई लीज होती है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो लीज, न्यू लीज शुरू इसलिए हुई है कि आपने लीज मॉडिफाई की है, आपने टोटल लीज टर्म ही चेंज कर दी है, आपने लीज एग्रीमेंट ही बदल दिया है, राइट। अब अगले साल क्या होगा, अब होगी जी लीज मॉडिफाई, नहीं जी मॉडिफाई होगी। अब चूंकि लीज एग्रीमेंट बदल गया है, अब ये न्यू लीज शुरू हो जाएगी। ईयर 2 जो है वो बेसिकली न्यू लीज के लिए क्या होगा ईयर 1, क्या ख्याल है, हाँ या ना? अब जरा देखें जी उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, देखिएगा प्लीज। 15 प्लस 15 प्लस 15 माइनस 5, व्हाट इज दिस माइनस 5? ये 5 है इस पुरानी लीज का रिसीवेबल जो अगली लीज में रिकवर होना है आपको, हाँ या ना, राइट। डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 13.33, क्या ख्याल है, बोले हैं, है ना। तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट 15 से, राइट, इनकम क्रेडिट 13.3 से, और साथ क्रेडिट क्या होगा, रिसीवेबल 1.7 से। ठीक है, इसकी दो अकाउंटिंग हो सकती थी, आपस की बात है, दो अकाउंटिंग हो सकती थी। अगर आप इसकी यही देखो ना कि ये इसकी क्या क्या किया जा सकता है। पहली इसकी अकाउंटिंग ये हो सकती थी कि इस रिसीबल को इधर ही खत्म कर दें। ठीक है, एक अकाउंटिंग इसकी स्टैंडर्ड ये भी बता सकता था, P&L टू रिसीबल खत्म जी, चूंकि लीज खत्म हो गई तो उसका रिसीबल भी फोत हो गया, इधर ही P&L में इसको डेबिट मार दो। एक अकाउंटिंग ये हो सकती थी। दूसरी अकाउंटिंग ये हो सकती थी जो इन्होंने की है कि इसको अगली लीज में एडजस्ट कर दे। ठीक है, और अगर आप ये पैरा 87, मेरा ख्याल है एक ही पैराग्राफ है ऑपरेटिंग लीज की मॉडिफिकेशंस का, और इसी के अंदर एक ही, जितना मुझे याद पड़ता है, एक ही लीज एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि जी अगर कोई पिछला रिसीबल या पेबल बचा होगा तो उसको नेक्स्ट लीज में ले जाएंगे, और अगली लीज का प्री पेमेंट के तौर पे या लाइबिलिटी के तौर पे उसे ट्रीट कर लेंगे। बेसिकली जो स्टैंडर्ड है उन्होंने ये सेकंड ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया है, उनकी मर्जी है। वो अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट भी कह देते तो मैं इसकी भी लॉजिक आपको सेल कर देता, सेल करने का कोई मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग की में हर तरह की लॉजिक सेल हो जाती है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐसा है, राइट। मैं कहता जी पिछली लीज खत्म हुई है, लिहाजा उसका जो भी रिसीबल है उसको फारग कर दिया हमने। यहाँ पे ये लॉजिक भी ठीक है कि वो चूंकि उसी इफेक्टिवली तो उसी एसेट से रिलेटेड लीज है, तो उसका उसका जो रिसीबल है हमने कंटिन्यू कर लिया अगली लीज में, रादर देन कि उसको एक ही दफा में खत्म कर दें, हमने उसे 3 ईयर पे स्प्रेड कर दिया। ये भी लॉजिक ठीक है, अंडरस्टूड या नहीं? ये कोई साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस पे बेस्ड एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। ओके गुड। अच्छा जी, अब हम वेरी क्विकली
एक मिसाल और कर लेते हैं, ठीक है। यही पिछले वाली मिसाल ले लेते हैं, चलें, बल्कि क्या मिसाल थी ये वाली, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिसाल थी कि जी लेसर है, लाइफ है एसिड की 10 साल, उसने लीज पे कितने अरसे के लिए दिया, 3 ईयर्स के लिए। लीज रेंटल क्या चार्ज कर रहा है ईयर 1 में, 10 मिलियन, ईयर 2 में बताएं क्या था, 15, ईयर 3 में 20, ठीक है। स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे उसने लीज को मॉडिफाई कर दिया, और अब जो टोटल लीज टर्म है, टोटल टर्म वो कर दी गई है 10 ईयर्स, और इस दिन जो IRIL डिटरमिन किया गया है वो है 12%, ठीक है। अंडरस्टूड है बात या नहीं? ठीक है, तो मुझे बताएं ईयर 1 पे क्या अकाउंटिंग हुई होगी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, बैंक रिसीवेबल इनकम 15, ठीक है, अंडरस्टूड है, ओके। अच्छा जी, ईयर 2 पे जो कि नई लीज का ईयर 1 होगा, ईयर 2 के स्टार्ट पे क्या अकाउंटिंग होगी, कौन बताएगा मुझे, बताएं। ये टोटल लीज टर्म 10 ईयर्स हो गई है, तो अब क्या अकाउंटिंग होगी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब अकाउंटिंग होगी, एसेंशियली अकाउंटिंग होगी फाइनेंस लीज की। ये बात समझ आ गई है? लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, और देखेंगे हमने बीच में क्या एंट्री करनी है। रेंटल फॉर मॉडिफाइड लीज इससे 15 मिलियन पर एनम, वही जो पहले रखा था। रेंटल फॉर मॉडिफाइड लीज इससे 15 मिलियन पर एनम, ठीक है। बनाएं जी, आप ज़रा सोचें इसकी क्या अकाउंटिंग होगी। ठीक है जी, आप ज़रा गौर से देखिएगा प्लीज़, सब लोग गौर से देखिएगा प्लीज़। 5 डिवाइडेड बाय 9 क्या बनता है? 0.6, ठीक है। ये अमाउंट हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि 0.6 मिलियन आउट ऑफ द रेंटल्स ईच ईयर इज बीइंग रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ दिस रिसीवेबल, ठीक है। इस पे स्टैंडर्ड कोई डिटेल्ड गाइडेंस नहीं देता, बट जो पैराग्राफ इसने रेफर किया ना अभी, पैरा 87, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो 5 का रिसीवेबल है, एज्यूम करना पड़ेगा कि न्यू लीज के अंदर ये रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है। तो ये 0.6 में डिलीट करने लगा हूं आपके लीज रिसीवेबल ऑफ फाइनेंस लीज में से। देखिएगा जी, मैं इसे कर रहा हूं 14.4 इंटू 1 माइनस 1.12 रेस टू पावर -9 ओवर 0.12। बनाइए जी, कितना बनता है? सेवेंटी 77 का लीज रिसीवेबल आएगा जी हमारे पास। और हर साल जब आपके पास बैंक आएगा ना, तो उसमें से फाइनेंस लीज में पता कितना डाला जाएगा बैंक में से? 14.4। बाकी 0.6 किस क्या ट्रीट किया जाएगा कि ये जो ऑपरेटिंग लीज का हमारा रिसीवेबल रहता था, ये उसके अगेंस्ट हमें मिला। बात समझ आ गई या नहीं? इज दिस क्लियर? इसकी एंट्री हुआ करेगी बैंक टू रिसीवेबल, बैंक टू रिसीवेबल, बैंक टू रिसीवेबल, थोड़ा थोड़ा होकर खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर जी?
वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि विद दिस आपने ये जो लेसर की ऑपरेटिंग लीज होती है और इसके चेंजेस होते हैं, इसकी अकाउंटिंग भी समझ लिए। अच्छी तरह आपने आज रिवाइज करना है जी।